नमस्ते बच्चों। हम दिन भर कितनी सारी बातें करते हैं, कुछ न कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये करते समय हमें भाषा के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और व्याकरण वही विद्या है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध, सुंदर और सरल बनाया जाता है। तो बच्चों, आज हम इसी व्याकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, आपको वर्णमाला के बारे में जानकारी पहले से ही है, लेकिन फिर एक बार हम संक्षिप्त में वर्णमाला का पुनरावर्तन मतलब रिवीजन करते हैं। वर्णमाला का परिचय। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग है। एक वर्ण विभाग, 2 शब्द विभाग और 3 वाक्य विभाग। इसमें से एक वर्ण विभाग। वर्ण ही अक्षर है। वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर। और अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ, आ, ई से लेकर य तक जो भी अक्षरों का या वर्णों का समूह है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। यह 11 स्वर है। अम को अनुस्वर कहते हैं क्योंकि अम का उच्चारण नासिका से होता है। और आहा को विसर्ग कहते हैं। इनके साथ ही हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क, ख से लेकर स, ह तक के जो भी अक्षर है वह सब उनका समावेश व्यंजन में होता है। संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन व्यंजनों को स्वतंत्र व्यंजन नहीं माना जाता क्योंकि यह चारों व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों से बना है। जैसे कि क्ष। श यह व्यंजन क और श इन 2 व्यंजनों के संयोग से बना है। ऐसे ही त्र, ज्ञ, श्र ये 3 व्यंजन भी 2 अलग अलग व्यंजनों के सहयोग से बने हैं, इसीलिए ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अध्याय में वर्णों का और भी परिचय दिया गया है। एक, अनुस्वर। वह बिंदी जो अक्षर पर लगाई जाए उसे अनुस्वर कहते हैं। जो हम अक्षर पर बिंदी देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वर। जैसे पतंग शब्द है, इसमें त इस अक्षर पर अनुस्वर दिया गया है। पतंग, हिंदी, जंगल, उमंग आदि कई शब्द है जिसमें अनुस्वर का हम प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु। अक्षर पर जहाँ आधा चांद और बिंदु का प्रयोग होता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। जैसे पांच, चांद, छलांग, गांधी आदि कई शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु दिया जाता है। विसर्ग। किसी शब्द के आगे जब 2 बिंदियों का प्रयोग ऊपर नीचे किया जाता है तो उसे विसर्ग कहा जाता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रायः, प्रातः काल, अंतःकरण आदि। संयुक्त अक्षर।
जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे द इस व्यंजन से स्वर हटाकर हलंतर लगाकर र इस व्यंजन को जोड़ने से द्र, यह संयुक्ताक्षर बनता है, जिसका प्रयोग हम समुद्र और अन्य कई शब्दों में करते हैं। नुक्ता। अरबी और फारसी शब्दों के उच्चारण की शुद्धता के लिए कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। जैसे कि क, फ, ज, ख, ग। देखो बच्चों, कुछ अरबी और फारसी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं और उसके शुद्ध उच्चारण के लिए हम उस अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाते हैं। ऐसे शब्दों के उच्चारण के समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे आज़ाद, गज़ल, कीमत, कलम आदि। विवृत्त अ, चंद्राकार या अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों के सही और शुद्ध उच्चारण के लिए अक्षर पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है। देखो, कुछ अंग्रेजी शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं और उसके शुद्ध उच्चारण के लिए हम उस शब्द पर अर्धचंद्र लगाते हैं। जैसे कि बॉल, बॉक्स, डॉक्टर, ऑफिस, चौक, हॉकी, ऑक्सीजन आदि। और जो हम अर्धचंद्र लगाते हैं उसे ही विवृत्त कहते हैं। शब्द, वाक्य, पद परिचय। शब्द, अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है, वे शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए कि जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलना आवश्यक है, तो उसे ही हम शब्द कहलाते हैं। जैसे पौधे, पेड़, साथ, स्वागत। यदि कुछ अक्षरों का समूह है और उससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम शब्द नहीं कहते। वाक्य, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलना आवश्यक हो, तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, कतार में चलो, हम सब साथ हैं। पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जो शब्द हम वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं और उसी शब्द को व्याकरण की भाषा में पद भी कहते हैं। उपर्युक्त 3 वाक्य में पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, कतार में चलो, हम सब साथ है, यह सभी शब्द पद कहलाते हैं। पद के 5 प्रकार होते हैं। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया और 5 अव्यय। अभी संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्तों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। देखो, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्तों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, नैना, मीना, भारत आदि। पशुओं के नाम बंदर, लोमड़ी, गाय, शेर, गधा आदि।
3. पक्षियों के नाम मोर, पपीहा, कोयल, कौवा आदि, यह सब संज्ञा है। वस्तुओं के नाम पुस्तक, कलम, मेज, पेड़ आदि। स्थानों के नाम बाग, घर, पाठशाला, मंदिर आदि स्थानों का भी समावेश संज्ञा में किया जाता है। रिश्तों के नाम भाई, बहन, माता, मामा, पिता आदि। इतना ही नहीं तो मन के जो भाव होते हैं जैसे आनंद, भय, दुख, डर आदि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के नाम होते हैं जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं और ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के जो नाम होते हैं जिनके द्वारा वो जाने जाते हैं और यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण 1. गधा कामचोर है। इस वाक्य में गधा एक पशु का नाम है। दूसरा वाक्य मोहन घर पर है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है और घर एक स्थान का नाम है। इसलिए गधा, मोहन, घर इसका समावेश संज्ञा में होता है। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा, 4. द्रव्यवाचक संज्ञा और 5. समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, इसमें से सिर्फ हमें 2 प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, लड़के, महात्मा, पुस्तक, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार सुनो। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, लड़के, महात्मा, पुस्तक, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण वंदना इधर आ। इस वाक्य में वंदना यह एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वंदना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई बड़ा शहर है। इस वाक्य में मुंबई यह एक विशेष शहर का नाम है, इसीलिए मुंबई यह शब्द भी या यह नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, नर्मदा भारत में बहने वाली नदियां हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें गंगा और नर्मदा 2 विशेष नदियों के नाम हैं और भारत एक देश का नाम है, इसीलिए गंगा, नर्मदा और भारत ये तीनों नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी एक विशेष व्यक्ति, महात्मा, पहाड़, नदी का बोध होना आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा से एक पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनो। जिस संज्ञा से एक पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण नदी पर्वत से निकलती है। इस वाक्य में नदी, इसमें किसी एक विशेष नदी का बोध नहीं होता है, तो नदी इस पूरे वर्ग का बोध होता है। पर्वत, इस नाम से भी एक पर्वत एक पूरे वर्ग का बोध होता है, इसीलिए नदी और पर्वत ये 2 नाम का समावेश जातिवाचक संज्ञा में होता है। लड़का पाठशाला जाता है। इस वाक्य में लड़का, इसमें भी एक लड़का इस जाति का बोध होता है। पाठशाला, इस नाम से भी पाठशाला इस एक पूरे वर्ग का बोध होता है,
किसी एक विशेष पाठशाला या विशेष लड़के का बोध नहीं होता है, इसीलिए यह दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जवान हमारी रक्षा करता है, इसमें किसी एक विशेष जवान का बोध नहीं होता है, तो पूरे जवान इस जाति का बोध होता है, इसलिए जवान यह नाम जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। देखो, इसमें जातिवाचक संज्ञा में नदी यह नाम है, तो नदी इस शब्द से पूरे वर्ग का बोध होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो गंगा यह शब्द है, उस शब्द से किसी एक ही नदी का बोध होता है, इसीलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत, पर्वत इस शब्द से पर्वत इस पूरे जाति का बोध होता है, लेकिन हिमालय इस शब्द से सिर्फ एक ही विशेष पर्वत का बोध होता है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। शहर, इस शब्द से भी शहर इस पूरे जाति का बोध होता है, तो मुंबई इस नाम से सिर्फ एक विशेष शहर का बोध होता है, इसीलिए मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, इस शब्द से लड़का इस जाति का बोध होता है, तो राम इस शब्द से राम इस विशेष लड़के का बोध होता है, इसीलिए गंगा, हिमालय, मुंबई, राम यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नदी, पर्वत, शहर, लड़का यह सब जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा कि संज्ञा के कितने प्रकार है और जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हमने जानकारी ली है। तो इसी संज्ञा के आधार पर हमें परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञाएं चुनिए। 1, गांव में बड़ा तालाब है। इसका उत्तर आएगा संज्ञाएं गांव और तालाब, क्योंकि गांव और तालाब ये दोनों स्थान के नाम हैं और एक वाक्य में दो नाम आने के लिए हम इधर संज्ञा ऐसे लिखकर गांव और तालाब ऐसे लिखेंगे। दूसरा वाक्य है कुत्ता वफादार है। इसमें संज्ञा है कुत्ता। कुत्ता एक जानवर का नाम है। तो परीक्षा में यदि आपको पूछा जाता है प्रश्न, तो उसका उत्तर लिखते समय भी आपको यही ध्यान देना है कि उत्तर ऐसा लिखकर संज्ञाएं यदि 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। यदि वाक्य में एक ही संज्ञा है तो उसका एक ही उत्तर लिखना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2, देखो बच्चों, आपको परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा चुनकर उसका प्रकार लिखिए। पहला वाक्य, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। इस वाक्य से हमें संज्ञा को चुनकर उसका प्रकार भी लिखना है, तो इसमें संज्ञा है पक्षी। अभी इधर किसी एक पक्षी का बोध नहीं होता है, तो पक्षी जातिवाचक संज्ञा, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। दूसरा वाक्य, मीना पढ़ रही है। इस वाक्य में मीना एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, यदि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जैसे आपको बताया गया है उसी प्रकार से आपको परीक्षा में उत्तर लिखना है। जो आपको असाइनमेंट दी गई है उसमें जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर भी आपको कॉपी में लिख कर रखना है। धन्यवाद।